अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, दो तीन अहम मामलात पर आज बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकरात का एक पूरा ढोल पीटा गया था, उसके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ना तो कोई ज़्यादा उम्मीद थी और ना ही कोई ज़्यादा इस बात का तज़किरा किया जा सकता है कि जनाब ये कोई खालिस्तन नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात हैं। तो जब नीयत ही साफ़ ना हो तो फिर कैसे उसमें कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। बहरहाल फिर भी बहुत सारे लोग इस बात से उम्मीदें लगाए बैठे, अल्लाह करे कि कुछ निकल आए। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात पर हो गया है खुदकुश हमला। और ख़ुदकुश हमला एक तो परवेज़ इलाही साहब के जो घर पर अटैक करके किया गया, बेसिकली मुज़ाकरात पर हमला, एक तो वो था ही, लेकिन उसके साथ भी एक मज़ीद उसको किस तरह से बर्बाद करना है उसके लिए भी क्लियर गाइडलाइंस आई हैं। उसके बारे में भी आज बात करेंगे। इमरान खान साहब ने भी प्लान बी बना लिया। उन्हें अंदाज़ा था कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ ढकोसला है, ड्रामेबाजी हैं, और यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ मुज़ाकरात पर तकिया नहीं कर रखा कि जनाब ठीक है जी अब तो बात बन जाएगी तो लिहाजा सब मामलात बेहतर तरीके से अंजाम पाएंगे। उन्हें अंदाज़ा था और इसीलिए उन्होंने एक प्लान बी तैयार कर रखा था। वो प्लान बी क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो जी बात यह है कि जी मुज़ाकरात के हवाले से पहले तो सबूताज करने की कोशिश की गई कि परवेज़ इलाही साहब के घर पर बेरहमाना तरीके से अटैक किया गया कि जी पीटीआई खुद ही चली जाएगी। वो नहीं जब हो सका और पीटीआई ने उस चीज़ को भांप लिया कि ये साजिश है मुज़ाकरात को ख़राब करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा वो प्रोटेस्ट अपनी जगह पर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात कंटिन्यू करेंगे। अब ये सूरत हाल पर वो एलिमेंट्स जो कि चाहते हैं कि मुज़ाकरात ना हों और कामयाब ना हों, उनकी तरफ से अब तशवीश थी। अब एक अहम खबर यह है इस सिलसिले में कि जो PMLN का एक अंदरूनी इजलास हुआ है, उस इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब ने ये वाज़ेह हिदायत दी हैं कि किसी भी तौर अक्टूबर से पहले इलेक्शन के ऊपर कोई लचक ना दिखाई जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो 8 अक्टूबर की डेट है, अक्टूबर में जो इलेक्शन का प्लान है इनका, पता नहीं वो भी है कि नहीं, लेकिन बहरहाल अभी तक का जो ये एक दे रहे हैं तारीख अक्टूबर की, वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो मतलब यही है बेसिकली कि मुज़ाकरात ना किए जाएं, क्योंकि बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात ही इस एजेंडे पर होने हैं कि मुज़ाकरात में ये तय करना है कि अक्टूबर से पहले और मई के बाद दरमियान में कौन सी डेट हो सकती है आइडियल, जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएं। तो जब आप पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, इस सोच के साथ आप बैठ ही नहीं रहे, तो फिर बैठने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि ये तो 1 पॉइंट एजेंडा है मुज़ाकरात का। तो एक वाज़े तौर पर गाइडलाइन मियां साहब की तरफ से ये दे दी गई है, और साथ ही साथ उन्होंने उसमें बहुत सारे हक़ाइक़ अपनी तरफ से बयान किए हैं कि जनाब देखें ये जो सूरत हाल है इसमें तो एक ख़ुदकुशी है सियासत में, अगर हम जानना चाहें इस तरह से इंतखाबात में जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जी IMF के पैसे पकड़ें, लोगों से पैसे पकड़ें, इधर उधर दोस्त ममालिक से पैसे पकड़ें, और उसके बाद ख़जानों के मुंह खोल दें और लोगों को रिलीफ दें। जब लोगों को रिलीफ देंगे आप, तो उसके बाद फिर जो है हम इंतखाबात में जाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम कोई लड़ने की पोजीशन में होंगे। तो ये मियाँ साहब ने अपना जो प्लान है वो सबके सामने रखा है। अब ये इतना बेवकूफ़ाना किस्म का प्लान है कि जो थोड़ी सी भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि मसाइल का और हक़ाइक़ का इदराक रखता है, वो ये जानता है कि IMF से पहले तो पैसे जल्दी मिल ही नहीं रहे, और अगर मिल भी जाएं और अगर ये दोस्त ममालिक भी हेल्प आउट कर दें, तब भी जो इस वक्त मुल्क की मईशत है वो इस सिचुएशन में नहीं होगी कि आवाम को फौरी तौर पर आप कोई बड़ा रिलीफ फ्राहम कर सकें। कुछ छोटे मोटे आप ऐलानात कर सकते हैं कि कोई जी 10 रुपये आपने पेट्रोल पे कम कर दिए, या कोई छोटा मोटा आपने नया कोई सब्सिडी का एक ड्रामा रचा लिया, तो ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन आप कोई ऐसा बड़ा रिलीफ तो नहीं दे सकते कि जनाब ले जी हमने ये पेट्रोल जो है वापस 100 रुपये पे कर दिया है, या हमने जी आटा जो है वो वापस 60 रुपये पे कर दिया है, या हमने कोई इस तरह का, जब तक आप कोई कारनामा नहीं करते तो आपके लिए आप समझते हैं कि कोई आवाम जो है वो बाहें फैला के खड़े होंगे। तो आप छोटा मोटा रिलीफ दे के आवाम के दिल नहीं इस वक्त जीत सकते, जितनी बड़ी आपने तकलीफ आवाम को इस वक्त पहुंचा दी है। और दूसरी तरफ इमरान खान एक जिन बन के खड़ा हुआ है जो आप सबको खाने के लिए तैयार बैठा है सियासी तौर पर। तो इस सारी सूरत हाल में मियाँ साहब चूंकि वतन से दूर हैं, हक़ाइक़ का उन्हें सही तौर पर इल्म नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पर बैठ के कोई प्लान बनाकर अपनी पार्टी लोगों को मुश्किल में डाल देते हैं कि जी इस पे इम्प्लीमेंट करो, और बाद में हक़ाइक़ से चूंकि वो दूर होते हैं, वतन से वो दूर हैं, उन्हें पता है नहीं है कि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ यकसर तब्दील हो चुकी हैं, अवाम की नब्ज़ पे उनका इस वक्त हाथ नहीं है, और यही गलत फैसले और गलत हक़ाइक़ का इदराक है जो PMLN की सियासत को आज यहाँ तक ले आया है।
मैं तो एक कदम बढ़कर ये कहूँगी कि जो बेसिकली इस वक्त मियाँ साहब और इमरान खान का फ़र्क है वो है ही यही फ़र्क। जो इस वक्त PMLN और PTI की सियासत का फ़र्क है वो है ही सिर्फ इतना सा फ़र्क कि इमरान खान मैदान में खड़ा है और मियाँ साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ यही एक फ़र्क है। यानी आप देख लें कि हालात जितने भी मुश्किल हुए, केसेस हैं, जान को ख़तरा है, पेशियाँ भुगतनी पड़ रही हैं, सियासी तौर पर आपको बहुत सारी नाकामियां भी बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, पार्टी को भी खतरात लाक हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद भी वो बंदा यहाँ पे खड़ा है, लीड कर रहा है, फ्रंट से फैसले कर रहा है, फैसले खुद कर रहा है और हकाइक देख के फैसले कर रहा है। अब वो फैसले गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं जी इमरान खान साहब के फैसले ठीक नहीं हैं, गलत हैं, जो भी आप कह लें, लेकिन कर तो रहा है, यहाँ तो है अपने लोगों में मौजूद। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त PTI कारकुनान के दिल इतने बड़े कर चुका है। ये जो शेर के जिगरे वो बने हुए हैं इस वक्त, उसकी वजह ये है कि उनका बीच में लीडर बैठा है और जो PMLN का वर्कर है वो अगर इतना मायूस है, वो अगर इतना इस वक्त पीछे है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, उसका दिल टूटा हुआ है, छोटा है, परेशान है, घबराया सहमा हुआ है, तो उसकी वजह ये कि उनका लीडर उनके दरमियान में नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, इस वक्त मुल्क की सिचुएशन क्या है। वहां बैठ के आप इदराक नहीं कर सकते सर, क्योंकि वहां बैठ कर तो इसहाक डार साहब भी कह रहे थे कि डॉलर तो जी 200 रुपए से नीचे होना चाहिए, हो गया 200 रुपए का नीचे डॉलर, आप वापस आए तो आपने तो 300 पे कर दिया डॉलर को आके। तो वहां बैठ के प्लानिंग्स करना और एक पूरे रोड मैप देना बड़ा आसान है। जब आप मैदान में उतरते हैं, यहां आकर सिचुएशंस को देखते हैं, फेस करते हैं, मसाइल का हल निकालने की कोशिश करते हैं, मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, तो फिर वहां पर आटे दाल का भाव पता चलता है कि क्या सिचुएशन है। ये एक वाहिद फर्क है जो इस वक्त PMLN समझ नहीं पा रही है कि ये कितना बड़ा फर्क है। बल्कि मुझे तो हंसी आई ख्वाजा आसिफ साहब के ये बयानात सुनकर, जो वो आज किसी जगह फरमा रहे थे कि जनाब मियाँ साहब भी जल्दी वापस आएंगे, ज़रा अभी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये ख़त्म हो जाए, सियासी हालात ज़रा बेहतर हो जाएं। अंदाज़ा लगाइए, सियासी हालात ज़रा बेहतर हो जाएं तो मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। यानी आपके ये लीडर किस किस्म के लीडर हैं कि जिनको प्लेट में रखकर सारी चीज़ें तैयार शुदा चाहिए तो फिर वो ज़रूर कदम रंजा फरमा लेंगे। यानी हर चीज़ फूलों की सेज सजा दी जाए तो वो ज़रूर आ जाएंगे। यानी लीडर तो वो है जो खुद आए, मुश्किलात का सामना करे और लोगों के लिए रास्ते हमवार करे। और ये लीडर वहाँ पर बैठकर ये चाह रहे हैं कि जी यहाँ पर पहले सारी स्टेज उनके लिए तैयार कर ली जाए, फूल सजा दिए जाएँ, वेलकम कर लिया जाए, उनके तमाम मुकद्दमात ख़त्म कर दिए जाएँ, नाअहली ख़त्म कर दी जाए, सब कुछ प्लेट में रखकर यूं उनके सामने वज़ीर आज़म की कुर्सी पेश कर दी जाए तो वो ज़रूर तशरीफ़ ले आएंगे। तो मुझे तो हैरत होती है ख्वाजा आसिफ साहब और उनके दीगर हम नवाओं के ऊपर कि वो इस तरह अपने लीडर के बारे में ये सोच रहे हैं कि जी उनके लिए पहले तैयारी करके ये सारे अपनी कुर्बानियाँ दें और उसके बाद जी लीडर साहब तशरीफ़ ले आएँ। तो ये बुनियादी फ़र्क है, यही बुनियादी फ़र्क है इमरान खान और नवाज शरीफ में। आप उसकी सियासत से ला के इख्तलाफ करें, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है और वो अपने फैसले कर रहा है, अपने लोगों में बैठा है, रोज़ कारकुनान से मिल रहा है, उनको मोबिलाइज़ कर रहा है और मियाँ साहब वहाँ पर बैठे हैं। ये एक वाहिद फ़र्क है जिसका ये इदराक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इन्हें कितना सियासी नुकसान पहुँचा है। ये इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं। और यही बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि इमरान खान साहब ने यही फैसला किया, उन्हें पता है कि इन्होंने मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, इन्हें पता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एक इन्होंने चक्कर देने के लिए कि जी देखें जी हमने तो मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, लिहाजा कोई कार्रवाई ना की जाए तौहीन अदालत की, हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह से टाइम गेन करने के टैक्टिक्स हैं बुनियादी तौर पर। खान साहब को पता है, अगर हमें पता है, सबको पता है, तो क्या उन्हें पता नहीं होगा? उन्होंने प्लान बी तैयार कर रखा था कि अगर ये लोग मुज़ाकरात से भागेंगे या कोई ऐसी हरकत करेंगे कि जी मुज़ाकरात में नाकामी हो गई है, तो उस सूरत में प्लान बी यही होगा कि फिर दोबारा ना सिर्फ ये कि सड़कों पर आया जाएगा, एहतजाज करके हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार एकजहती करके कोशिश ही की जाएगी कि इस बात के लिए प्रेशर डाला जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। अब इसके लिए उन्होंने 2 तारीख का ऐलान किया था कि जी 2 तारीख से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लंबा नहीं खींचना चाहते मुज़ाकरात को। बेसिकली ये भी एक टैक्टिक है कि इन्होंने प्रेशर डाला है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि जी आपने जो मंगल के दिन बात करनी है वो फाइनल हो, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना मुज़ाकरात के सिलसिले को, और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर हम दोबारा सड़कों पर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव बढ़ाने का भी तरीका है।
उससे पहले एक और ज़रा आप कह लें कि वार्म अप मैच के तौर पर खान साहब ने 1 मई को रैलियां निकालने का ऐलान किया है यौम मजदूर के मौके पर। बुनियादी तौर पर तो इसका मकसद यही होता है कि मजदूरों के साथ इजहार यकजहती किया जाए और उनके हुकूक की आवाज़ बुलंद की जाए, और सोसाइटी में सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं वो भी इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम करती हैं और बाहर भी निकलते हैं लोग। तो अपने अपने तौर पर हर कोई इसके ऊपर जो भी एक्टिविटी करना चाहता है वो करता है। तो इसी मौके को इमरान खान साहब ने भी सोचा कि इस पर एक रैली निकाली जाए, एक एक्टिविटी में इसको तब्दील किया जाए, और उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का ऐलान कर दिया। अब उस पर भी बड़ी मज़े की बात है, एक जानिब इमरान खान साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि जी लिबर्टी में वो खुद इस रैली को लीड करेंगे लाहौर में, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें नोटिस जारी हो जाता है कि जी पीटीआई अपनी रैलियां मनसूख करे, यौम मजदूर के ऊपर जी आप रैली नहीं निकाल सकते। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म का ये खौफ है। चलें इलेक्शन तो आप नहीं करवा रहे कि आप हार जाएंगे, अगर वो रैली निकाल लेंगे तो इससे आपका क्या जाएगा? ये क्या मसला है इन्हें कि जब कोई वो एक सियासी सरगर्मी करना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है, वो जलसा करना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाता है, वो कारकुनान के साथ आना चाहते हैं अगर अदालत में तो उन्हें रोका जाता है। और अब तो हद हो गई कि अगर वो यौम मजदूर के ऊपर मजदूरों के लिए भी कोई आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो उस पर भी उन्हें रोका जा रहा है कि जी आप रैली ना निकालें। हालांकि ये तो एक रिवायत रही है कि बहुत सारी सियासी जमातें और मुख्तलिफ जमातें निकालती हैं रैलियाँ, तो इससे क्या आपका कोई नुकसान होने जा रहा है या क्यों आप इतने खौफ में मुब्तला है कि जी वो रैली जो यौम मजदूर पर निकाली जा रही है उसको भी आप कह रहे हैं कि जी मनसूख किया जाए, और बहाने ऐसे ही बना रहे हैं जी आपने इंतजामिया को आगाह नहीं किया तो फलां तो धमाका। और इसमें इलेक्शन कमीशन का काम ही वैसे क्या है कि जी अगर कोई रैली निकाल रहा है तो आपका क्या ताल्लुक है? अगर इंतजामिया इस बात को चैलेंज करे तो समझ में भी आती है बात। अब तो मुझे ये डर है कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी पाबंदी लगा देनी है पीटीआई के ऊपर कि जी आज जुम्मा की नमाज पढ़ने भी ना जाया करें, वहाँ पे भी लोग जमा हो जाते हैं। इतना इनको कोई अवाम का खौफ हो गया है कि जी अवाम जमा हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाता है, तो इतने ये खौफजदा हैं कि यौम मजदूर पे रैली नहीं निकाल रहे। मुझे तो इसलिए ये भी डाउट है कि अब ये कोई ऐसी हरकत ना कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ये रैली निकालने का ऐलान किया, देखते हैं जी कल ये रैली निकलती है या नहीं, और उसके बाद ये भी कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अंदाज़ा यही है कि खान साहब खुद जब बाहर निकलते हैं तो यकीनी तौर पर लोगों की एक गैर मामूली तादाद बाहर निकलती है उन्हें सुनने के लिए। और जिस तरह की ये इस वक्त सिचुएशन है मुज़ाकरात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करा के, तो उससे एक लोगों में फिर से मोबिलाइज करने का एक वजह बन जाएगी इमरान खान साहब की ये इस रैली से खिताब में। तो लगता है कि ये एक आगे जो इन्होंने अब मूवमेंट चलानी है उसके लिए एक वार्म अप मैच के तौर पर लिया जा रहा है इसको। और चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने इस पर पहले इंदिया दिया था कि मुख्तलिफ शहरों में रैलियां भी होंगी और उसके बाद फिर किसी लॉन्ग मार्च की तरफ भी जाया जा सकता है आगे चलकर। तो अब ये प्लान है दोबारा सड़कों पर आने का। देखना होगा कि खान साहब की सिक्योरिटी इशूज़ के साथ पीटीआई से मैनेज कैसे करती है। लेकिन खान साहब ने एक दो बातें आज अच्छी की जब उन्होंने इस हवाले से बात की है कि जनाब पहले जब हम आए तो हमने हेल्थ कार्ड दिया, अब जब हम आएंगे तो हम तालीम कार्ड भी देंगे। ये बड़ी खुशखबरी है आवाम के लिए। जब आप अवामी फलाही रियासत की बात करते हैं तो इसमें दो बुनियादी चीज़ें सेहत और तालीम, और आईने पाकिस्तान के तहत भी जो हर शहरी है उसका हक है कि उसको सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाएँ और वो उनके डोर स्टेप पर फ्राहम की जाएँ। और अगर ये इस तरीके से कोई सेहत कार्ड या तालीम कार्ड के ज़रिए उसमें खातिर खा आवाम को रिलीफ मिल जाता है पैसों के मामले में, तो इससे तो बड़ा कोई कारनामा हो नहीं सकता। तो ये बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इस खुशखबरी के साथ आप ये भी देखिए कि जो इन्होंने जो ये लंगर खाने और ये जो शेल्टर्स थे ये भी सारे बंद किए हैं इस हुकूमत ने। तो ये भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक जानिब आप आवाम को रिलीफ की बात करते हैं और जो रिलीफ के काम चल रहे थे उनको भी किस तरीके से बंद किया जा रहा है। और यहाँ पर सूरत हाल ये भी है कि आप जो रिलीफ के प्लान बनाते भी हैं वो भी सिर्फ शोशा के लिए होते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है। उससे अवाम का कितना फ़ायदा हो रहा है वो तो अपनी जगह है एक सवाल, उसको अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपका कितना फ़ायदा हो रहा है ये भी देखा जा रहा है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जो आटे के ऊपर इन्होंने एक पूरा इशू बनाया रमज़ान में, और जनाब रमज़ान में फ्री आटे का इन्होंने बहुत तशहीर की, मुहिम की कि जनाब बड़ा कोई हमने ज़बरदस्त कारनामा कर दिया। उसके मुताबिक जो आपने देखा था कि जो आटे के ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई कि वो आटा कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं था। फिर ये भी रिपोर्ट्स आई कि जनाब जिस तरह से लोग उसकी जलालत में फौत हो गए, बेचारे आटे की लाइनों में खड़े मर गए लोग, 20-25 लोग वैसे ही जान से गए। और जो एक इज्जत नफ्स मजरूह हुई लोगों की वो अपनी जगह, और फिर भी इन तमाम
मिसमैनेजमेंट के साथ ये लोग आकर तमगा सजा रहे थे कि जनाब हमने बड़ा कोई कारनामा कर दिया आटा दे के लोगों को। अब उसके अंदर भी बेसिकली क्या इन्होंने खुद कमाया, वो सारी कहानियां बाहर आ रही हैं। और कहानियां कोई मुखालिफिन नहीं लेके आ रहे, खुद घर के भेदी जो हैं वो लंका ढा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए की चोरी हुई है आटे की स्कीम में, जो फ्री आटा बांटा है, तो इसमें 20 अरब रुपए मुख्तलिफ लोगों ने बनाए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये गरीबों के लिए कोई भला करने का सोच ही लें तो उसमें भी अपना बीच में इनका फ़ायदा पहले होता है, अपना मफाद मुकद्दम होता है। अब ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है 20 अरब रुपए का, यानी एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हम 21 अरब जारी नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए, और दूसरी तरफ 20 अरब रुपए की चोरी आपकी सिर्फ एक स्कीम में हो रही है। इसकी तहकीकात बड़ी ज़रूरी है, लेकिन होंगी नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में तहकीकात का कोई रिवाज ही नहीं है, और ना ही कभी तहकीकात सामने आती हैं, और ना ही कभी उसके ऊपर किसी को जो है वो सज़ा मिलती है। लेकिन ये है वो बुनियादी हक़ाइक़ जो के सामने रखने बड़े ज़रूरी हैं कि जब आपके अवाम की फलाह बहबूद के सिर्फ ढोल पीटते हैं तो फिर क्या होता है, और अंदर उसमें कैसे कमीशंस बनती हैं, कैसे अपने फ़ायदे किए जाते हैं, वो बेसिकली सबसे बड़ी बात होती है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।